नमस्ते बच्चों। हम सिल्क निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। कल हमने सिल्क निर्माण की प्राकृतिक प्रक्रिया पढ़ी कि किस प्रकार से एक रेशम का जो कीड़ा है शहतूत की पत्तियां ग्रहण करके और कोकून का रूप धारण करता है और उसके पश्चात उन कोकून को हम कैसे कलेक्ट कर लेते हैं। उसके पश्चात शुरू होती है फैक्ट्री की प्रक्रिया। फैक्ट्री में सिल्क निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले कोकून की छटाई की जाती है। कोकून की जो छटाई होती है वह उसके रंग, आकृति, आकार, रचना के अनुसार उनको छांटा जाता है क्योंकि ये सब बातें रेशम की किस्म पर को प्रभावित करती हैं। जब हम वस्त्र बनाएंगे तो रेशम किस प्रकार की किस्म का बना है इस पर ही निर्भर करेगा कि हमने छटाई किस प्रकार करी है। अतः रंग, आकृति, आकार और रचना के अनुसार उनको हम छांटते हैं। उसके पश्चात आता है गोंद को ढीला करना। गोंद को ढीला करने के लिए पहले हम कोकून को जो है वो गर्म पानी में डालते हैं और तुरंत ही निकाल करके ठंडे पानी में डाल देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि उनकी ज़्यादा गोंद नहीं हटे और कुछ गोंद उसके अंदर बना रहे और कुछ हम उसके धागों को हम ढीला कर लें। और हल्का सा हम कोकून के ऊपर हल्का हल्का ब्रश भी बहुत धीरे धीरे फेर लेते हैं जिससे हमें उनके छोर पता चल जाते हैं। जब छोर पता चल जाते हैं तो तीसरी प्रक्रिया होती है धागे को लपेटना। कोकून को जब हम पानी में डाल देते हैं तो उनका जो गोंद है वो कुछ ढीला पड़ जाता है और उसके पश्चात उनका छोर मिल जाता है तो उनको निकाल करके रील पर लपेटा जाता है। सिल्क का केवल कोई एक धागा नहीं लपेटा जाता, 3 से 10 संख्या तक धागे को एक रील पर चढ़ाया जाता है और यह धागा जब रील पर चढ़ जाता है तो एक ऑपरेटर जो है 25 धागों को संभाल सकता है। जैसे ही एक कोकून से धागा निकलना ख़त्म हो जाता है उसके पश्चात दूसरे कोकून के धागे को उसके साथ जोड़ लिया जाता है और इस तरह से करीब 100 से 200 फीट तक का अविरल धागा एक रील के ऊपर लपेटा जाता है। धागे का इतना भाग सबसे उत्तम रहता है जो हम इसके ऊपर लपेट रहे हैं और शेष भाग जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में कोकून में ही रहता है। इसका प्रयोग जो है वो निम्न श्रेणी के सिल्क के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि गोंद से जो है वो कुछ हट जाते हैं ये और 3 से 10 धागों के करीब हम इनको लेकर के रील के ऊपर लपेटते हैं। जब यह सूख जाता है तो रील के ऊपर चढ़ाकर और इसको सिल्क के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद इन रीलों से लच्छियाँ बना ली जाती हैं और ये लच्छियाँ 5 से 10 पाउंड की होती हैं जिस प्रकार ऊन की बनाई जाती हैं। लगभग 135 पाउंड की एक लच्छी या एक गांठ तैयार हो जाती है। उसके पश्चात हम करते हैं सिल्क के धागे का निर्माण। सिल्क का धागे का निर्माण करने के लिए हमें फिर से छटाई की क्रिया करनी पड़ती है क्योंकि जो लच्छियाँ हमने तैयार करी हैं उनको हम साबुन के घोल के अंदर डालते हैं और इन लच्छियों को भी हम अलग अलग देखते हैं कि यह जो लच्छियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं, उनके रंग, रूप, आकार के अनुसार उनको भी छटाई की जाती है और इनका जो है हम इनके एक ही समान जो धागे के समान व्यास वाले जो धागे हैं इनको एक साथ ही रख लिया जाता है। इस प्रकार से छटाई करने के बाद में लच्छियों को साबुन वाले गर्म पानी में रखा जाता है और इसका कुछ मात्रा में सेरेसिन जो है वो और ढीला कर लिया जाता है, लेकिन सारा सेरेसिन नहीं हटाते हैं। यदि सारा जो सेरेसिन है ये गोंद है उसको हम हटा देंगे तो धागा जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। सेरेसिन को कुछ इतना ही सेरेसिन हटाएंगे कि ये तो कुछ ढीला पड़ जाए और हम इसको आसानी से हैंडल कर सकें। तो लच्छियों को जब इनका कुछ मॉइस्चर जब इनका सूख जाता है तो इनको फ्रेम पर चढ़ा करके और बॉबिन पर लपेट लिया जाता है। बॉबिन पर जो धागा लपेटने की प्रक्रिया होती है वो लपेटते समय थोड़ा सा धागा हम ढीला छोड़ते हैं या और थोड़ा सा वांछित ऐंठन देते चले जाते हैं
और अगर निम्न श्रेणी का जो धागा है उसके अंदर कुछ ज़्यादा मात्रा में ऐंठन दे देते हैं जिससे मजबूत और अच्छा धागा बन जाए। तो धागे के व्यास में हम समानता लाने के लिए कुछ ऐंठन देते हैं और कुछ इनको रोलर्स के बीच में से हम निकालते हैं और उसके पश्चात हम उसको बॉबिन पर लपेटते चले जाते हैं। लेकिन ऐसा करने के पश्चात भी अभी भी इसके अंदर बहुत कुछ मात्रा गोंद की उपस्थित रहती है, तो गोंद हटाने की प्रक्रिया भी की जाती है। गोंद हटाने के लिए जो शेष रेशम के ऊपर जो गोंद रह गई है उसको हटाया जाता है। हटाना भी ज़रूरी होता है, नहीं हटाएंगे तो जो वस्त्र है वो सही तरीके से तैयार नहीं होगा। तो गोंद का कुछ भाग हटा लिया जाता है और कुछ उसके अंदर ही छोड़ दिया जाता है जिससे कि वस्त्र निर्बल नहीं पड़े। और गोंद हट जाने के पश्चात जो धागा है वो बहुत ही मुलायम चमकदार हो जाता है और बहुत सुंदर और आकर्षक दिखने लगता है। उसके पश्चात ये बहुत ही जब गोंद डाली जाती है तो ये बहुत ही हल्के और ऐसे हो जाते हैं जिनके द्वारा वस्त्र बनना बहुत मुश्किल कार्य है, संभाले नहीं जा सकते, इसलिए कुछ वजन इनका बढ़ाया जाता है। तो मांड तैयार करके और इनके ऊपर चढ़ाया जाता है, मांड के द्वारा इनका वजन बढ़ाया जाता है। तो कभी कभी मांड या गोंद किसी भी को भी इनको कड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके पश्चात आता है काती हुई सिल्क जो है वो सिल्क इसकी कताई की जाती है। लंबे लंबे जो रेशे होते हैं जो कि टूटे फूटे रेशे जो इनके द्वारा हम सिल्क बना रहे हैं उनके द्वारा लंबे रेशे तैयार किए जाते हैं। इनका मूल्य अच्छे उत्तम रेशों की अपेक्षा कम रहता है, कताई इन्हीं की जाती है। हालांकि इनकी कोई गुण में कमी नहीं आती है, लेकिन छोटे रेशों को भी यूज़ करना तो आवश्यक है, इसलिए इन रेशों के द्वारा कताई के द्वारा इनके वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो इन रेशों को धुनने की क्रिया, कंघी करने की क्रिया की जाती है। हालांकि लंबे जो रेशे होते हैं उनको धुनने और कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो स्टेपल छोटे फाइबर से बना हुआ है रेशा उनको कंघी करना और धुनने की आवश्यकता रहती है। तो कंघी करके छोटे छोटे रेशे हटा लिए जाते हैं और इनके अलग अलग रेशे, इनके अलग अलग वर्ग तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार जब एक हमें वस्त्र की मजबूती और अन्य गुणों का जब हम अनुमान लगाते हैं कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं, तो जो छोटे रेशे हैं उनसे बने हुए जो वस्त्र होते हैं वो काती हुई सिल्क कहलाते हैं। जो लंबे रेशे होते हैं उनको धुनने और कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती, और जो दूसरे रेशे हैं जो काती हुई सिल्क कहला रहे हैं इनके सतह कुछ लंबे रेशों से तैयार वस्त्रों की अपेक्षा फुज्जीदार होते हैं। इनके ऊपर रेशे छोटे छोटे रेशे निकले हुए रहते हैं और इनमें उनकी अपेक्षा चिकनापन भी कम रहता है, तो निश्चित है चमक भी कम रहती है क्योंकि इनके ऊपर छोटे छोटे रेशे निकल रहे हैं और इनकी जो सटने की जो क्षमता होती है वो भी लंबे रेशों की अपेक्षा कम रहती है। तो इसीलिए ये निम्न श्रेणी के सिल्क जो कहलाती है काती हुई सिल्क। इसके पश्चात जब ये इस तरह से पूरी तरह से हमारा रेशा तैयार हो जाता है, एक लंबे रेशों का और एक छोटे रेशों का, उसके पश्चात हम इसका जो सिल्क जो है उसके द्वारा हम पूरी तरह से हम अभी नहीं तैयार कर सकते, वस्त्र जो है वो तैयार करा हुआ नहीं पहन सकते हैं जब तक कि हम उसकी परिष्कृति और परिसज्जा नहीं करें। तो परिष्कृति और परिसज्जा के अंदर हम इन वस्त्र के द्वारा बने हुए वस्त्रों को ब्लीच करते हैं। ब्लीच में हल्के और मृदु जो भी ब्लीच होते हैं उनका उपयोग सिल्क के लिए किया जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ जो ब्लीच है वो इसके ऊपर नहीं चलती है। तो शक्तिशाली ब्लीच का उपयोग नहीं करते हैं, इससे रेशे इसके हानिकारक हो जाते हैं, हानि पहुंच सकती है उनको। तो इसके लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि ये सबसे हल्की ब्लीच होती है। और ब्लीच करने के पश्चात दूसरी परिसज्जा दी जाती है रोए हटाना। रोए केवल उन्हीं रेशों के हटाए जाते हैं, उन्हीं वस्त्रों के हटाए जाते हैं जो कि काती हुई सिल्क या निम्न श्रेणी की सिल्क जिसे हम कह रहे हैं उनके द्वारा जो वस्त्र तैयार किए गए हैं उन पर उन रोए भी हटाए जाते हैं। इसके अलावा इनको कड़ा करना कि यदि कपड़ा कुछ मजबूत नहीं बना है तो उसके ऊपर मांड चढ़ाना है
उसको वजनी करना है, उसको कुछ हार्ड करना है, तो उसके लिए हम उनको कड़ा भी करते हैं। उसके पश्चात आता है इस्त्री करना। इस्त्री करने के लिए परिसज्जा में सिल्क के वस्त्रों की आयरन की जाती है। हालांकि बहुत गर्म आयरन इनके ऊपर नहीं की जाती, क्योंकि ज़्यादा यह ताप को सहन नहीं कर सकती हैं, तो हल्की सी इस्त्री इनके ऊपर की जाती है। उसके पश्चात आता है इनकी छपाई और रंगाई, नक्काशी वगैरह करना, क्योंकि छपाई, रंगाई, नक्काशी भी सिल्क में जो सिल्क के जो वस्त्र हैं उनके ऊपर सुंदर चटकदार रंग आराम से चढ़ जाते हैं, अम्लिक रंग आराम से चढ़ जाते हैं, क्योंकि अम्लिक जो रंग है उनका स्वभाव इस तरह का होता है कि वो प्राकृतिक होते हैं, तो सर्वाधिक अनुकूल रहते हैं इनके लिए। सिल्क के वस्त्र पर जो रंग पक्के चढ़ते हैं, धूप, प्रकाश, पानी का इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इनके प्रति उदासीन रहते हैं। छपाई की जाती है सिल्क के अधिक जो वस्त्र जो होते हैं उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की छपाई की जाती है, जिसके द्वारा की बहुत ही अलंकृत और सुसज्जित बन जाते हैं। ये तो थी जो कि हम सिल्क का वस्त्र किस प्रकार तैयार करेंगे इसका। उसके बाद आता है सिल्क की विशेषताएं। सिल्क की जो है विभिन्न विशेषताएं हैं। पहली जो विशेषता है वो है संगठन। सिल्क के धागे की जो रचना होती है, हमने देखा कि जो रेशम का कीड़ा है वो अपने मुंह के 2 छिद्रों के द्वारा धागा एक साथ निकाल रहा है, तो उसके अंदर, दोनों के अंदर जो रेशा जो निकाल रहा है उसमें, क्योंकि एक एनिमल से बना हुआ है, रेशम के कीड़े से बना हुआ है, अतः इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम फाइब्रिन कहते हैं, और सेरेसिन होता है जो कि एक प्राकृतिक गोंद होती है। इसके अलावा ये बना हुआ होता है मोम, वसा, लवण और ऐश आदि का भी भाग इसमें पाया जाता है, लेकिन 95% इसके अंदर फाइब्रिन और सेरेसिन का पार्ट रहता है। उसके पश्चात आता है दूसरा अणुवीक्षणीय रचना। अणुवीक्षणीय रचना और जो रूप होता है वो अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो देखते हैं कि रेशम का जो रेशा होता है वो स्पष्ट रूप से 2 भागों में हमें दिखाई देता है, क्योंकि कीड़ा जो है वो मुख्य छिद्रों से 2 छिद्रों से निकाल रहा है लार, और दोनों मिलकर के एक दोहरे धागे का रूप लेते हैं सूख करके, और आपस में बिल्कुल सटे हुए होते हैं। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर दोनों ही रेशे हमें दिखाई पड़ते हैं। और जो इसके अंदर जहाँ पर इन रेशों के ऊपर बीच बीच में कहीं कहीं पर गोंद भी लगी हुई रहती है, जो कि हमें स्पष्ट अणुवीक्षणीय यंत्र के अंदर दिखाई पड़ती है। कहीं कहीं पर ये टेढ़ा मेढ़ा असमान स्थिति वाला भी दिखाई दे सकता है, ये जो कि जहाँ पर गोंद जाता है वहाँ पर असमान हमें दिखाई देता है, जो कि हम गोंद हटाने की प्रक्रिया के अंदर एक्स्ट्रा गोंद इसकी हटा देते हैं। अणुवीक्षणीय रचना देखने पर ये चमकदार दिखाई देता है, पारदर्शी दिखाई देता है और एक सीधी रेखा के समान दिखाई देता है, और ये रेशा बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म और बारीक रहता है, और इसको ये रेशा खुरदरा, रूक्ष, मोटा नहीं होता है, बहुत सही रेशा होता है, चपटा और लंबवत दिशा वाला रेशा रहता है। उसके पश्चात आती, और करीब इसकी जो लंबाई होती है एक धागे की वो 1200 फीट से 4000 फीट तक हो सकती है। उसके पश्चात आता है मजबूती। मजबूती जो है वो प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक मजबूत जो रेशा पाया जा रहा है तो वो सिल्क ही है, और इसको बारीकी इसे देखते हुए हम ये देखते हैं कि इसको मजबूत कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी अच्छी मोटाई भी होती है, लोहे के तार के समान इसकी शक्ति रहती है, और पूरा क्योंकि एक लंबा है, एक साथ बना हुआ है, इसलिए भी इसकी शक्ति और मजबूती दिखाई पड़ती है। उसके पश्चात आता है रंग और चमक। सिल्क का रेशा प्राकृतिक चमक से भरपूर रहता है, उसका गोंद हटाने पर तो वो और भी चमकीला और भी निखर करके आ जाता है। लचीलापन, आश्चर्यजनक लचीलापन रहता है इसमें, क्योंकि उत्तम दृढ़ता पाई जा रही है, और लंबा रेशा है तो वैसे भी दृढ़ता पाई जा रही है, और कोमलता क्या इसमें
कोमलता तो इसमें बहुत ही अद्वितीय प्रकार की कोमलता इसके अंदर रहती है। उसके पश्चात आता है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था जो है वो प्राकृतिक रेशों में दूसरे नंबर पर रहती है। ये फैलकर बिना टूटे हुए अपनी लंबाई से अधिक लंबा बन जाता है, लेकिन लगातार फैले हुए खींचे रहने पर यह अपना पूर्ण आकार ग्रहण नहीं कर पाता है। प्रतिस्कंदता। सिल्क के रेशे में प्रतिस्कंदता की क्षमता पर्याप्त मात्रा में रहती है। उसको दबाते हैं हम तो ये वापस और दबा करके अगर हम छोड़ देते हैं तो ये वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। और ये जो प्रतिस्कंदता का गुण है यही इसको लंबा और अच्छा वस्त्र बनाने के लिए मदद करता है। उसके पश्चात है सलवट प्रतिरोधक क्षमता। सिल्क के से बने हुए वस्त्रों के अंदर बिल्कुल भी सल नहीं पड़ते, क्रश नहीं होते हैं ये कपड़े, क्योंकि इनके अंदर प्राकृतिक प्रत्यास्था का गुण और प्रतिस्कंदता का गुण अच्छा पाया जा रहा है। अतः शुद्ध सिल्क इस गुण के अंदर विशेष रूप से बहुमूल्य गुण है ये इसका कि सलवट इसके अंदर नहीं पड़ती है। हम इसको कई बार वजनी सिल्क के अंदर शिकन जरूर पड़ सकती है, लेकिन हल्के सिल्क के अंदर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। उसके पश्चात आता है घनत्व एवं विशिष्ट गुरुत्व। घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व। सिल्क का जो गुरुत्व होता है वो 1.25 है। इस बात में लगभग ऊन के समान ही रहता है। तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इस वर्ग के वस्त्र बहुत ही हल्के और अच्छे बनते हैं। ताप और विद्युत संवाहक। ये ताप का कुसंवाहक है, इसीलिए इसके ऊपर हम बहुत अधिक गर्म प्रेस आयरन नहीं करते हैं, इस्त्री नहीं करते हैं। हल्के आयरन से ही इसके सलवट हट जाते हैं। तो बहुत तेज़ गर्म प्रेस करने पर भी आयरन करने पर भी यह जल सकता है, तो हल्की ताप की इसके ऊपर आयरन की जाती है। विद्युत की बात करें तो विद्युत संवाहक बिल्कुल पुअर है, निम्न क्वालिटी का है। इसमें स्थैतिक विद्युत प्रभार बनता है इसमें, और विशेषकर जब सूखे वातावरण के अंदर। उसके पश्चात आता है अवशोषकता और आर्द्रता प्रतिधारण। ये नमी को बहुत जल्दी सोख लेता है, लेकिन सूखता जल्दी नहीं है, नमी मुक्त जल्दी नहीं होता है। तो कुछ मात्रा में नमी इसमें छिपी हुई रह जाती है, जिससे बाहर से देखने पर हम छू करके नहीं जान सकते हैं, हमें लगेगा कि यह सूख गया है। तो अवशोषण क्षमता इसकी बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए इसी कारण से ये पहनने आरामदायक है पहनने में। और कोई हमें कभी बहुत हल्का जो सिल्क होता है वो हम गर्मी में भी पहन सकते हैं। घर्षण का प्रभाव। सिल्क के रेशे बहुत ही नमी से प्रभावित नहीं होते, लेकिन ये सिकुड़ते और फैलते भी नहीं हैं, लेकिन रगड़ का इनके ऊपर प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि चिकनी सतह होती है, इसलिए बहुत जल्दी से ये रगड़ने से कोमल रचना इनकी खराब हो जाती है, खुरदरे हो जाते हैं उस स्थान से। और हाथ से छूने पर हम देखेंगे कि वह स्थान एक हमें अलग ही नज़र आएगा जहाँ पर रगड़ आई है, जिस वस्त्र में जहाँ पर। संकुचन, सफाई एवं धुलाई। संकुचन सीधे और लंबे रेशों से बने होने के कारण इनमें कोई भी सिकुड़ने की क्षमता नहीं रहती है, जैसे बनाए जाते हैं उसी स्थिति में रहते हैं। सफाई और धुलाई बहुत आसानी से की जाती है। चिकनी सतह होती है तो शीघ्रता से ही गंदा नहीं होता है, क्योंकि रोए नहीं है तो कोई भी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करता, अवशोषित नहीं करता है। धूल के कण को फिसल के इसके ऊपर से फिसल जाते हैं, वो अवशोषित रह करके इसके ऊपर चिपकते नहीं हैं, तो बहुत जल्दी गंदा नहीं होता है। फिर भी इसे स्वच्छ करते समय हमें कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए कि हमें कोमलता से धोना चाहिए, कोमल साबुन का उपयोग करना चाहिए, हल्के क्षार का उपयोग करना चाहिए इसको धोने के लिए, और रगड़ना नहीं चाहिए, केवल हल्के से हाथ से मुलायम हाथों से दबा दबा करके इनको हमें धोना चाहिए। या फिर हमें इसकी वैसे सूखी धुलाई ही करनी चाहिए, जिससे कि ये जल्दी ख़राब नहीं हो। ड्राई क्लीन जिसे हम कहते हैं वही इनको कराना चाहिए, और नेचुरल साबुन के अंदर इनको हम गर्म पानी में हल्के हाथ से हम इनको धो सकते हैं। ब्लीच का प्रभाव। सिल्क के कोमल रेशों पर शक्तिशाली ब्लीच का क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, ऐसे ख़राब हो जाते हैं। जैसे ऊन है चूँकि, क्योंकि वो भी प्रोटीन से बनी होती है, तो ऊन के समान ही जो सिल्क है वो भी जो है ब्लीच से ख़राब हो जाती है। अतः इसको ब्लीच करने के लिए हल्के और मृदु ब्लीच का उपयोग करना चाहिए।
धूप प्रकाश, सूखे ताप का प्रभाव, वातावरणीय प्रभाव, बहुत सारे इसके प्रभाव पड़ते हैं कि रेशा जो है वो अत्यंत कोमल होता है, ताप को सहन नहीं कर सकता, तो हल्के आयरन इसके ऊपर करनी चाहिए। धूप और प्रकाश में सिल्क का रेशा जो है ऊनी रेशे के समान जल्दी ही खराब हो जाता है। अत्यधिक धूप के अंदर इसको नहीं रखना चाहिए। लगातार प्रकाश में खुले पड़े रहने के कारण ये रंग से बिगड़ सकता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी फफूंदी और कीड़े का प्रभाव। सिल्क में फफूंद नहीं लगती, फिर भी बहुत दिनों तक अगर आर्द्रतापूर्ण स्थान पर और अंधेरे स्थान में बंद रहे तो इस पर फफूंदी लग जाती है। रेशम क्योंकि प्रोटीन है, तो इसके कारण से प्रोटीन के ऊपर फफूंदी जल्दी लगती है। तो हमें परिसज्जा के समय ध्यान रखना चाहिए कि हम फफूंदी और कीड़े का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़े, इस प्रकार की परिसज्जा हमें सिल्क के वस्त्रों को देनी चाहिए। तो ये था सिल्क, जो कि एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और ड्यूरेबल अच्छा वस्त्र है, जिसको कि हमें ध्यान से रखना चाहिए। ये आपके यहाँ पर आज कॉटन, सिल्क, ऊन, 3 जो है रेशे हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, जिनके बनने की प्रक्रिया और साथ ही इनके विभिन्न गुण, जो कि मैंने आपको साथ के साथ पढ़ाए हैं। और धन्यवाद। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे।